बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग आई कैप स्टडी टेक्स्ट कम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 33 सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 6 करेक्शन ऑफ एरर्स। इस क्वेश्चन की अगर आप लोग रिक्वायरमेंट्स देखें तो मेंशन है कि असर्टेन द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस की थी उसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट होता था और हम लोग जाके उसको एडजस्ट कर लेते थे। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, हमने एक लम्हे के लिए सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन का करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे है या नेट प्रॉफिट के ऊपर है। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे है तो अंडरस्टूड है कि नेट प्रॉफिट पे सेम इम्पैक्ट जाएगा। ऑलराइट, अब ऐसे सिचुएशन में आप लोगों ने अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी ठीक करना हो, नेट प्रॉफिट भी, तो बेस्ट वे है कि आप अपने पास इस किस्म का अरेंजमेंट करें, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। डिस्क्रिप्शन यहां पर हमारे पास आ जाएगी, जो भी उसका इंपैक्ट जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट पे हो या नेट प्रॉफिट पे हो, हम दोनों को जाके मेंशन कर देंगे। अब वन बाय वन हम इसकी डिस्कशन करेंगे। The accountants of BA Enterprises prepared a statement of comprehensive income for the year ended 31st December 2013, which showed a gross profit of rupees 105,000 and net profit of rupees 650। अब जहां से ये दोनों अमाउंट्स आप लोगों ने उठानी है और प्रॉफिट्स एज गिवन ये दोनों अमाउंट जाके आप लोगों ने रिकॉर्ड कर दी। सोल्यूशन आपका बिल्कुल साथ साथ बनता रहे। अब देखिए नेक्स्ट कि क्या चीज हम लोगों ने ऐड या लेस करनी है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। एडजस्टमेंट जो आती जाए उसका जो भी इफेक्ट हो आप लोगों ने वो जाके अपने पास रिकॉर्ड करना है। आपने ये नहीं करना पहले सारी ऐड वाली बाद में सारी लेस वाली, आपने यूं नहीं करना। अच्छा, अब यहां पर देखें फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है, following errors or omissions were found on a detailed review of the financial statement। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना आप लोगों ने ये नहीं देखना कि ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री, करेक्शन ऑफ एरर्स क्या होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। आपका फोकस जाना है कि भाई प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट आएगी। लेकिन आप बताओ कि क्या उसको सोचने के लिए पहले रेक्टिफाइंग एंट्री सोचनी नहीं पड़ेगी। बेसिकली उसने ना पूछ कर भी ना आपसे चीज पूछ ली है। अब आप लोगों ने जब प्रॉफिट को ठीक करना है ना, भाई उसको नहीं शो करेंगे, लेकिन रेक्टिफाइंग एंट्री हम बनाएंगे जरूर, क्योंकि उसके बगैर तो हमें पता ही नहीं चलना। अब प्रॉफिट को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही रूल आपने याद रखना है कि भाई अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कोई एलिमेंट है और डेबिट हो रहा है तो मैंने लेस करना है प्रॉफिट्स में, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो मैंने प्रॉफिट्स में जाकर ऐड। ओके, अब फर्स्ट इसके देखें, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओमिशंस है, और हम लोगों ने जाके शामिल कर देनी है इनको। क्या चीज कहते हैं, फ्री सैंपल्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 वर सेंट टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर्स। अब आप लोग देखें, अक्सर ये मेडिसिन कंपनीज वाले जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह में प्राइवेट डॉक्टर्स बैठे हों या इस किस्म के, आप लोग कभी जाए ना बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, तो वो कंपनीज वाले आए हुए होते हैं, उनको अक्सर गपशप लगाने के बाद काफी सारी मेडिसिन सैंपल्स के तौर पर दे के जाते हैं। तो वो सैंपल भाई कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है ना, लेकिन वो सेल नहीं हुआ, वो एक किस्म की एडवर्टीजमेंट होती है, वो एक किस्म का मार्केटिंग एक्सपेंस है आप लोगों का। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए अपने कस्टमर्स में और उसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम इनको जाके रिकॉर्ड करेंगे। अब इसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट्स पे क्या आएगा, एक तो ये 25,000 हमारा एक्सपेंस बन जाता है, और ये जो फ्री सैंपल्स हैं ये बेसिकली हमारी इन्वेंट्री मतलब परचेजेस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गुड्स आपने परचेज की हुई थी और अपने घर पे यूज करने, गुड्स आपने शॉप पे परचेज की हुई थी फॉर सेल पर्पस, दोस्त आया और आपने उसके कोल्ड ड्रिंक पिला दी, क्या सेल्स में लिखोगे, क्या रिकॉर्डिंग करोगे उसको। आप आपका एक किस्म का एक्सपेंस है, लेकिन आपके परचेजेस ने कम होना है। तो आपने अपनी गुड्स रखी हुई थी लेकिन खुद वहां से कोल्ड ड्रिंक उठाई और पे गए, आपके परचेजेस ने कम होना है। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब देखें इसके नतीजे में कहता है यहां पर फर्स्ट पॉइंट
कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो उसकी वजह से हमारी परचेजेस डिक्रीज होंगी। परचेजेस के डिक्रीज होने की वजह से बताओ ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज। ये आ गया, ये बात समझ आ गई, ये बात क्लियर हो गई। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज, क्या इसका इफेक्ट हमारे नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा? इसने तो नहीं लिखा हुआ ये चीज। अब यहां पर ऐसा है कि भाई जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट में आई है उसने नेट प्रॉफिट में सेम इंपैक्ट के साथ जाना है। ये सिर्फ डैश नहीं लिखा हुआ, ये बेसिकली एक ट्रांजैक्शन है जिसके इफेक्ट को खत्म किया गया है। ये परचेजेज क्रेडिट होंगे लेकिन डेबिट कौन होगा? मेरा एक्सपेंस। वो मेरे पास कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, कुछ भी किस्म है तो एक्सपेंस। उस एक्सपेंस उस एक्सपेंस की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ये बात क्लियर हुई? तो यहां से आपने नेट प्रॉफिट को डिक्रीज भी करना है, तो जितनी अमाउंट से आप इंक्रीज कर रहे हो उतनी से डिक्रीज कर रहे हो, इस वजह से वो डैश। बात क्लियर? अच्छा, इसका क्या हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सैंपल एक्सपेंस टू परचेजेस 25,000 से। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, अगर यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट वाला चक्कर ना होता और सिर्फ होता नेट प्रॉफिट जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो बेटा एक्सपेंस भी तो नेट प्रॉफिट का पार्ट है, परचेजेस भी तो नेट प्रॉफिट का पार्ट है। तो आपने ये देखें, आपने बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट की रेक्टिफिकेशन के अंदर आपने टोटली जीरो नहीं जाके लिख देना। आपने इसे लिखना है भाई ड्यू टू फ्री सैंपल्स 25,000 का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन परचेजेस 25,000 से इंक्रीज हुआ। तो आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको देनी है। अगर आपने उम्मीद कर दी ना तो वो ये समझेगा जैसे आपको आता नहीं था। आपने मतलब जिस तरह से ये मैंने 25,000 लेस 25,000 ऐड, आपने ये कर, आपने सिंपली डैश नहीं लिखना। अगर आपने ऐसा कर दिया वो समझेगा शायद आपको आता नहीं था, तो आपने इसको स्किप किया है, आपने कंप्लीट लिख के देना। अब यहां पर आप लोग देखें कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करेगी। तो फ्री सैंपल्स कभी आपके ग्रॉस प्रॉफिट को हिट, ये सिर्फ नेट प्रॉफिट को करती है। ग्रॉस प्रॉफिट में परचेजेस जाती हैं, क्रेडिट थी, हमने परचेजेस की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज, सेम इंपैक्ट आपने नेट प्रॉफिट पे लेके जाना है। क्लियर हो गई ये बात? कोई इशू फर्स्ट पॉइंट में? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग इसको कैजुअली रीड करोगे ना तो कभी FAR 1 नहीं समझ आएगी, आपको एडजस्ट भी नहीं समझ आएगी। आप लोगों ने ना इसको जरा एक्टिव माइंड के साथ रीड करना है कि बेसिकली आपको पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। अब यहां देखें, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज वर टेकन बाय द फॉर, ये तो ड्राइंग्स हो गई। एंट्री क्या बनेगी इसकी? ड्राइंग्स टू, ये अगर मैं इस तरह शॉर्ट लिख लूं तो आई होप आप समझ आएंगे चीजों को। अच्छा, फिर गुड्स, अच्छा उसने यहां पे ये कह दिया था नॉट, इनकी ओमिशन है, तो मतलब मुझे ये रिकॉर्ड करना है। अच्छा, दूसरा गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ रुपीज वर यूज्ड फॉर, अच्छा यहां तक एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है जो कि हमने रिकॉर्ड भी कर दी, कितने से? 10,000 से। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन हुई कि गुड्स थी ऑफिस रिपेयर्स के लिए यूज हो गई है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये कहते हैं कि अगर बिजनेस अपनी ही इन्वेंट्री अपनी ही किसी रिपेयर्स के लिए या किसी भी पर्पस के लिए यूज करता है तो हमेशा कॉस्ट पे करेगा, सेलिंग प्राइस पे नहीं करेगा। अब यहां पे ट्विस्ट क्या था कि उसने हमें बताया कि इसकी सेल प्राइस 2500 है, तो मैंने जाकर ये जरूर रिकॉर्ड करना है कि रिपेयर एक्सपेंस टू, ये जरूर रिकॉर्ड करना है, लेकिन 2500 से नहीं करना।
अब मैंने ये देखना है कि वो इस पर प्रॉफिट कितना अर्न करता है। अब ये चीज उसने हमें यहां पर बताई, कंपनी सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ, इसका मतलब ये है कि भाई 100 रुपए की चीज वो 120 रुपए में सेल कर रहा है, 100 रुपए की चीज 120 रुपए में सेल कर रहा है। तो ये जो सेलिंग प्राइस बताई इन्होंने हमें 2500, ये बेसिकली हमारे पास 120%, तो इसकी कॉस्ट के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, द आंसर इज, तो यहां पर आएगा 2083। तो ये बात समझ आ गई सब बच्चों? अच्छा अब जरा सुनिएगा, यहां पर अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम लोग देखें, बेटा ड्राइंग्स का ताल्लुक हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से नहीं है, ना तो ग्रॉस प्रॉफिट ना ही नेट प्रॉफिट। परचेजेस, ड्यू टू डिक्रीज इन परचेजेस ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय सेम ट्रीटमेंट विद नेट प्रॉफिट, तो 10,000 से आपने दोनों को इंक्रीज कर देना। ये बात क्लियर हो गई? फिर दूसरी ट्रांजैक्शन, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, ड्यू टू डिक्रीज इन परचेजेस gross profit increased by 2083, same with net profit, net profit is also increased by 2083, got it? लेकिन अगर हम साथ में इसके डेबिट इफेक्ट की बात करें, रिपेयर्स, रिपेयर्स का ताल्लुक आपके एक्सपेंसेस से ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए, ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 20, और यही वजह है कि यहां पर भी उसने डैश लगा दिया कि प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर। आप लोग अपने पास बुक में इस तरह से लिख लें कि ये इफेक्ट हम लोगों ने ऐसे लिया है। ऑलराइट, इसके सामने आप लोगों ने रिपेयर्स लिख लेना है, और सामने इधर आपके पास गुड्स यूज फॉर ऑफिस रिपेयर्स आ गई। बात क्लियर है सब बच्चों को? कोई इशू यहां तक? गुड। अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मतलब इन फ्यूचर कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपसे पूछा ही सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट जाए, नेट प्रॉफिट पूछा ही ना जाए। इधर तो आप देखें ना, प्रीवियस एग्जांपल जो हमने की थी, हमने नेट प्रॉफिट को ठीक किया था, तो हम लोग सोच ही नहीं रहे थे कि ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क आएगा नहीं आएगा, या कौन से ग्रॉस प्रॉफिट के एलिमेंट्स हैं, नेट प्रॉफिट को देख रहे थे। आज के लेक्चर में हम ग्रॉस और नेट दोनों को देख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर वो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट ठीक करने का कहे, तो नेट प्रॉफिट वाली चीजें कभी ना एडजस्ट करना। अब हालांकि अब मैं एक एग्जांपल दूं आपको इसके, रिपेयर्स एंड परचेजेस, हालांकि इन दोनों स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से ताल्लुक रखती हैं, दोनों का इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे जाएगा, लेकिन जब अगर सिर्फ मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ठीक करके देना है, तो मैं कभी भी इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। गॉट इट? मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, मैं सिर्फ परचेजेस देखूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप लोगों ने सिर्फ अपनी सेल्स रिटर्न, परचेजेस रिटर्न और इन्वेंट्री में चेंज, जब मैंने परचेजेस कहा तो मतलब नेट परचेजेस है, ओके, मैं उसमें डिस्काउंट्स वगैरह शामिल है, बात क्लियर? और इन्वेंट्री में चेंज, क्योंकि इन्वेंट्री में इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल हिट हो गई, और उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट हिट हो जाएगा, क्लियर? लेकिन अगर कोई अदर इनकम और एक्सपेंसेस में चेंज है, तो वो सिर्फ नेट प्रॉफिट के पास है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखें, अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड expense payables amounting to rupees, एंड बेटा अगर एक्सपेंसिस, बात सुनिएगा, आप लोग पढ़ के आए भैया, बुक पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यही वजह होती है कि यहाँ पे डिस्कस करने से पहले आपको होम असाइनमेंट देता हूँ। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप 100% क्वेश्चन को ठीक सॉल्व करके, उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपके माइंड में ना एक आइडिया आ जाए कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना क्या है। आपको ये बताओ कि क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कौन कौन सी थी, कौन सी थोड़ी सी मुझे इजी लगी और मैंने अकाउंट फॉर कर ली, और कौन सी ऐसी हैं जो मेरी समझ से बाला था, ताकि आपका फोकस जब मैं वो पॉइंट समझाने लगूं तो आपका फोकस उस चीज पर आ जाए कि ये मुझसे कल नहीं हुआ था, मुझे ये पॉइंट समझना है। तो आपने डेली बेसिस पे इस किस्म की स्टडी करके आनी है।
होम असाइनमेंट थोड़ी फ्यूचर की देने का मकसद ये होता है कि आपके माइंड में अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो जब यहाँ पे डिस्कशन हो तो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। फिर ये राइटिंग वगैरह के ऊपर इतना फोकस नहीं होना चाहिए आप लोगों का। टू द पॉइंट बात उस टाइम पे लिखें जो इंपॉर्टेंट हो, जो आपको पता हो कि कहीं और मेंशन नहीं। क्लियर? अच्छा यहाँ पे बात, हम लोगों ने ना एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4। तो हम लोगों ने वहां पे कहा था कि अगर कोई एक्रूड एक्सपेंस है तो उसकी वजह से मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर कोई एक्रूड एक्सपेंस है उसकी वजह से मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे और प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाएंगे। बेटा दोनों ही अनपेड एक्रूड एक्सपेंस है, मींस दैट मैंने इसको अभी अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ, उसने पहले ही बता दिया था। अब जब मैं इसको अकाउंट फॉर करूंगा तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएंगे और मेरे प्रॉफिट्स डिक्रीज कर जाएंगे। लेकिन अब ये देखना है कि इस एक्सपेंसेस का ताल्लुक किस चीज से है। आपके पास ये जो एक्सपेंसेस है, एक तो है सैलरीज। बेटा सैलरीज का ताल्लुक सिर्फ नेट प्रॉफिट से है, ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं है। तो ये जो 20,000 है ना, ये तो जाएगा सिर्फ आपके नेट प्रॉफिट में 20,000 का डिक्रीज। ये बात समझ आ गई। लेकिन जहां पर अगर बात होती सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तो मैं इसको नेट प्रॉफिट में ही लेकर जाता, फिर मैं इसको ग्रॉस प्रॉफिट में ना लेकर आ। यहां पर ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आपके परचेजेस का पार्ट बनता है। तो परचेजेस का जब ये पार्ट बनेगा तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का हिस्सा बन चुका है। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड के 10,000 हैं ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट से लेस होंगे और नेट प्रॉफिट से भी होंगे। जबकि ये जो आपके पास सैलरीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट से लेस। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी है? अब यहां पे देखें सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। सोल्यूशन सिर्फ इसलिए होता है कि जो वर्किंग हमने की है मैं उसको चेक कर सकूं। ये सेल्फ चेकिंग है कि वो देखें, आप खुद अकाउंट फॉर करके अगर सोल्यूशन ना हो तो पता ही नहीं चलेगा ठीक किया या गलत किया। लेकिन सोल्यूशन का ये मकसद नहीं है कि हम लोगों ने बस क्वेश्चन पे खुद से नहीं सोचा, एडजस्टमेंट पढ़ी और सोल्यूशन पे आ गए, हाँ भाई अब बताओ तुमने ये कैसे किया। ये नहीं होता इसका मकसद। आप लोग ऐसे ही करते हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने मेथड के मुताबिक, एंड पे आके सिर्फ चेक करो कि जो मैंने किया कि यहाँ पर वैसा है। अगर नहीं है तो आपको पता चल जाएगा, कल टीचर से पूछना है। गॉट इट? और कोशिश किया करें कहीं पे भी कोई इशू आता है टीचर से पूछें, क्योंकि आप सब लोग ना एक ही लेवल पे बैठे हो। जितनी समझ आपको आ रही है आपके साथ वाले को उतनी ही समझ आ रही है। और ये ना हो कि आप गलती पर गलती करते हैं कि दोनों के कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होते और आप वो कॉन्सेप्ट लेके कहीं एग्जामिनेशन सेंटर में ना बैठे, तो फिर आपको कोई नहीं ठीक कर सकता। इसलिए कोशिश क्या करें ऐसे बंदे से पूछें जिसे वो टॉपिक अच्छे से आता हो, मतलब अपने टीचर से ही पूछें। क्लियर? सुनिए आप। अच्छा आप लोगों को ये वाली बातें सही से समझ आ गई होंगी, सब बच्चों को क्लियर है ना? अच्छा नेक्स्ट सुनिए। अब भाई नॉट इंक्लूडेड वाली स्टोरी खत्म हो चुकी है। ओके, अब हर ट्रांजैक्शन को अलग से देखना है, क्या शामिल किया क्या शामिल नहीं किया, किस तरह से करना था, अब हम देखेंगे। क्या कहता है, ओल्ड फर्नीचर आइटम्स वर सोल्ड फॉर रुपीज, ये सेल प्रोसीड्स है उसकी, एंड एंटर्ड इन द, भाई फिक्स एसेट का परचेज करना सेल डेबो का पार्ट नहीं बन, उसने कर दिया। तो मतलब हमारी सेल्स ओवरस्टेट हुई पड़ी है, और सेल्स का ताल्लुक ग्रॉस प्रॉफिट से है। अच्छा कौन सी अमाउंट के साथ किया? 3,000 के साथ। ये जो 3,000 में सेल किया ना, हमने इसको अपनी सेल्स कंसीडर कर दिया। फिक्स एसेट की सेल्स को हमने बिजनेस की सेल्स को कंसीडर कर दिया। फिर क्या कहते हैं, द बुक वैल्यू ऑफ दीज आइटम वाज रुपीज, मतलब 2,000 रुपए की चीज 3,000 रुपए में सेल की, 1,000 रुपए का प्रॉफिट आया। अच्छा अब क्या करना है मैंने, भाई सबसे पहली चीज तो सेल से माफी मांगो कि भाई हमसे गलती हो गई, आप ओवरस्टेट हो गई। इनके ओवरस्टेट होने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो आप लोगों ने अपने ग्रॉस प्रॉफिट को डिक्रीज करना है बाय रुपीज 3,000।
बात क्लियर हो गई है। दूसरा भाई हमारी अब देखो जो गलती की थी वो ठीक हो चुकी है। अब ये देखना है कि क्या इस ट्रांजैक्शन का हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे कोई इफेक्ट जाएगा। तो 2,000 रुपए की चीज 3,000 रुपए में बेची, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस आता है। ऑलराइट, हमने बुक वैल्यू नहीं रिकॉर्ड, ये तो बुक वैल्यू का रिकॉर्ड करना, एसेट की कॉस्ट का रिकॉर्ड करना, ये तो बैलेंस शीट आइटम्स हैं। हमने सिर्फ प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है। 3,000 रिकॉर्ड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स ज्यादा हो चुकी। और नेट प्रॉफिट के अंदर 1,000 रुपीज हम लोगों ने जाकर ऐड कर देना। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट वाला इफेक्ट है वो तो नेट प्रॉफिट में एज इट इज जाएगा, लेकिन उसके साथ 1,000 रुपीज एज इनकम भी जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो अब यहां पर अगर आप देखें, ये देखें, आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। ये वाली जो बात है ना, ये बेसिकली बात इस तरह से है। 3,000 ये तो एज इट इज सामने लिख दिया करो भाई, जो इफेक्ट इधर वही इफेक्ट उधर, लेकिन साथ में आप लिखोगे गेन ऑन डिस्पोजल। तो अगर अब आप इस अमाउंट को नेट करो तो क्या अमाउंट बनेगी? अब अपनी बुक में सामने ये चीज लिख लो, ताकि इन फ्यूचर आपको ये बात याद हो कि ये 2,000 क्यों आया। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? कोई इशू? अच्छा, कोई भी इशू है ना तो रूट डिस्कस करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट सी, ₹24,500 were paid to as full and final settlement of an amount of rupees and debited to, अच्छा क्या कहता है, 24,500 रुपए फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हम लोगों ने पे कर दिया है, लेकिन और पे करने कितने थे? 25,000। तो 500 रुपए का ना हमें डिस्काउंट मिला, 500 रुपए का हमें। लेकिन क्या कहता है, कहते हैं हमने अपनी परचेजेस को डेबिट कर दिया। जब मैं अपने कस्टमर को, देखिए सेटलमेंट डिस्काउंट है ना, एट द टाइम ऑफ परचेजेस नहीं होता, एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है। तो मतलब परचेजेस तो मैंने पहले कहीं की हुई होंगी, जब की थी तब रिकॉर्ड भी कर दी होंगी। आज जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है मेरे पास पेएबल्स टू बैंक अकाउंट। एम आई राइट? उसने क्या रिकॉर्ड किया? परचेजेस टू बैंक अकाउंट। उसने परचेजेस को डेबिट, पहले तो परचेजेस, इसको जाके ठीक करो, क्रेडिट कर देंगे। जब परचेजेस क्रेडिट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का आइटम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज, तो नेट प्रॉफिट भी पर ये 25,000 से इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, 24,500 रुपए पे किए, तो 500 रुपए का प्रॉफिट भी तो मिला है। डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड का ताल्लुक भी हमारी परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ है। अब इसकी वजह से भी तो हमारी परचेजेस कम होती हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से हमारी परचेजेस कम होगी। कम होना मतलब परचेजेस को क्रेडिट करना, तो 500 से दोबारा से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 24,000, एक तो ये आया पेमेंट जो हम लोगों ने रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेस की, वो 24,500 की थी। जो पेमेंट की वही परचेजेस रिकॉर्ड की। ये तो उसने बताया ना कि डिस्काउंट कितना आएगा, कि टोटल कितना था। कहते हैं जो पेमेंट की हम लोगों ने वही डेबिट कर दी परचेजेज में, तो वो 24,500 आ गया। साथ में 500 रुपए का जो डिस्काउंट आया वो हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब अगर पुरानी अकाउंटिंग को देखें तो ये जो डिस्काउंट्स होते थे ये नेट प्रॉफिट का पार्ट बनते थे। डिस्काउंट अलाउड एज एन एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव्ड एज अदर इनकम। तो अगर आप कोई बहुत पुराना पास्ट पेपर उठा लेंगे ना और उसमें आई कैप का उस टाइम का सोल्यूशन निकालें, तो ये वाला ट्रीटमेंट नहीं होगा, बहुत सी नेट प्रॉफिट के साथ होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को खराब, ये अब चेंज आया है कि डिस्काउंट अलाउड हमारी सेल्स को डिडक्ट करता है, रिड्यूस करता है, वहां पर एडजस्ट होता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी परचेजेस को रिड्यूस करता है। क्लियर? तो मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट बन जाते हैं। परचेजेस को डेबिट किया 24,500 से, परचेजेस को क्रेडिट करें, परचेजेस के क्रेडिट करने की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज,
तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, डिस्काउंट आया 500 रुपए, हम लोगों ने सिर्फ 24,500 लिखा हुआ था, इसके अलावा हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो 500 का हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो डिस्काउंट्स की वजह से भी परचेजेस ने कम हो जाना, क्रेडिट होंगी, तो वो भी जाके हम लोग अपने पास रिकॉर्ड। बात क्लियर है आप सब बच्चों को? जी। नेक्स्ट वाली ट्रांजेक्शन देखें। सेल्स डे बुक वाज ओवर कॉस्टेड बाय रुपीज। सेल्स डे बुक ओवर कॉस्टेड तो मतलब सेल्स ओवर कॉस्ट, सेल्स ओवर कॉस्ट है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर कॉस्ट है, 30,000 से लेस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट भी 30,000 से लेस हो जाएगा। क्लियर? An amount of rupees 67,000 was carried forward in the as अमाउंट है 67,000 की, और was carry forward in the purchase day book as हम लोगों ने 6,700 रुपए लिखा। इसका मतलब हमने अपनी परचेजेस को कम रिकॉर्ड किया हुआ है, अंडर कॉस्टिंग की हुई है। कितनी अमाउंट से हम लोगों ने? अंडर 60,300 से अंडर कॉस्ट है, तो परचेजेस को इंक्रीज करेंगे, तो परचेजेस को डेबिट करना, डेबिट किया तो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 60,300, तो इसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट पर बिल्कुल सेम। ऑलराइट, अब जाकर आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है और आपके पास जो करेक्टेड फिगर्स आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की पोजीशन। एनी इशू? कोई ऐसी एडजस्टमेंट जो आप लोगों को समझ ना आई हो, या कोई पॉइंट आप दोबारा से पूछना चाहें? ऑल क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 34, इसके अंदर भी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड एंड कंप्यूट द करेक्ट। अच्छा देखो यहाँ पे आ गई वैल्यू, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू को देखते हैं, एक नजर जरा इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आई होप कि वैसे आपको इशू नहीं हुआ होगा जर्नल एंट्रीज बनाने में। जर्नल एंट्रीज क्या समझ आ गई थी आप लोगों को? अच्छा मैं जरा ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं, तो यहां पर देखो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 854,000। अच्छा क्या ये सारी ट्रांजेक्शन क्लियर है ना सब बच्चों को? डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं? अच्छा फिर हम आते हैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज की तरफ। अगर आप यहां पर देखें परचेजेस, ये मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में जाएगा, पेबल्स नहीं जाएंगे, सस्पेंस भी नहीं जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, इन्वेंट्री क्लोजिंग, तो इसका इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल लेके जा रहा है। ओके, तो आपको यहां से ये देखने की जरूरत नहीं है। साथ में आपकी यहां से सेल्स आ गई। अच्छा नो एंट्री, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर रेवेन्यू, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, दोनों ही ग्रॉस प्रॉफिट के एलिमेंट्स हैं। फिर परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अगर प्रॉफिट होता तो जाता, ग्रॉस प्रॉफिट की वजह से नहीं जा रहा। ओके, अब अक्सर बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं के ऊपर बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन जब 4-5 एडजस्टमेंट करने के बाद एंड पे पहुंचे हैं ना, तो वो भूल चुके होते हैं कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक कर रहा हूँ, और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जाके अकाउंट फॉर करते हैं। क्वेश्चन कर लेता हूँ। ऑलराइट, अच्छा अब अगर आप लोग यहां पर देखें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा 9,000 से। अब जरा चेक करते जाएं, ये देखें हो गया, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये देखें 13,000, 45,000। अब इंक्रीज हो रहा है। अच्छा यहाँ पे ना एक और एडजस्टमेंट है जहां जिसकी एंट्री नहीं लिखी गई, लेकिन और इसका इंपैक्ट भी प्रॉफिट के ऊपर ना बिल्कुल इक्वल इक्वल, मतलब एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो मतलब इक्वल इक्वल चला जाता है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये 17,004 ट्रांजेक्शन को जरा पढ़ती हैं, ये देखो, बात सुने, यहाँ पे बात सुने, जर्नल एंट्रीज से पता नहीं चल रहा था हमें, लेकिन इसका मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसा इतनी आ रही थी, उसने रीजन यहाँ पर आपको बता दी। कहता है ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट, हाउएवर करेक्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज स्टिल रिक्वायर्ड। कहता है जर्नल एंट्री आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ना, उनको जाके ठीक करो। अब देखो हमने इसको कैसे ठीक करना है। रिटर्न इनवर्ड,
Return inward means sales return, and return outward, purchase return. Appearing in the trial balance were rupees and respectively. While preparing the financial statements, क्या इसका मतलब भाई ट्रायल बैलेंस में चीज है, बिल्कुल ठीक है। जब ट्रायल बैलेंस में ठीक है तो रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। रेक्टिफाइंग एंट्री सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक आएगी। ओके, वो बिल्कुल ठीक। जब वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगे ना तो क्या एरर हुआ कि सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर, ये मिस्टेक हुई है हम लोगों से। ओके, अच्छा अब इसको क्या करना है? द अमाउंट ऑफ रिटर्न इनवर्ड वॉज शोन एज एंड। अब आपने इसकी एंट्री को रिकॉर्ड करना है। देखिए भाई, आपके पास रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न कितनी थी? अच्छा मेरी बात यहां पे जरा गौर से सुनिएगा। सेल्स रिटर्न थी 82,000 की, आपने रिकॉर्ड की, आपने सेल्स रिटर्न को ओवरस्टेट कर दिया बाय ₹17,000। बात समझ आ गई? सेल्स रिटर्न की नेचर क्या है? डेबिट। तो अब क्या करूं, इसको कम करने के लिए सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करूंगा, राइट? अच्छा फिर सुनो, मेरे पास मेरी परचेजेस रिटर्न थी 99,000 की, मैंने जाके रिकॉर्ड की 82,000। तो मैंने अपनी परचेजेस रिटर्न को अंडर कॉस्ट, तो परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है? तो मजीद क्या करूं, अंडर कॉस्टिंग की वजह से क्रेडिट कर दूंगा। अब दोनों क्रेडिट हो गए, दोनों का ताल्लुक ग्रॉस प्रॉफिट से है, दोनों ग्रॉस प्रॉफिट में जाकर ऐड। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अब देखिए यहाँ पे ये 17,000 आपको यहां से नजर आता है और ये इस तरह से। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना पता चला हो इस ट्रांजैक्शन का? सेकंड वाली एंट्री दोबारा, ये वाली 13,000, ये परचेजी रिटर्न, परचेजी रिटर्न इन एक्चुअल हमारी थी 99,000 की। ये देखें, रिटर्न इनवर्ड है 82,000, रिटर्न आउटवर्ड परचेजी रिटर्न है 99,000, और हमने उनको सेल्स रिटर्न कंसिडर कर दिया। मतलब 99,000 की थी, हमने 82,000 लिखा हुआ है। तो क्या करूं, परचेज रिटर्न को मजीद 17,000 से इंक्रीज कर दो, ऐड करूंगा। तो परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट है, मजीद मैंने उसको 17,000 से क्रेडिट कर। ओके नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट, ये 4100 आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ पे, और साथ में 145,000। अच्छा ये 145,000 देखिए, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर लेस। तो देखो उसने ये नहीं किया कि उसने इफेक्ट को खत्म कर दिया कि जितना ऐड कर रहा हूं उतना लेस कर रहा हूं तो लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग से बताया। तो आपने भी अलग, आपने ये नहीं कहना कि इसका तो इफेक्ट नहीं आ रहा था इस वजह से हमने नहीं लिखा। तो आपका ये जो पेपर का चेकर है वो ये अज्यूम करेगा जैसे आपको आता नहीं था, आपने इसको ओमिट किया है। तो आपने उसे बताना है नहीं भाई, ऐड करके फिर लेस कर दो। क्लियर? और हमारे पास करेक्टेड प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 847,200। अब कोई इशू इस क्वेश्चन? गुड जी। सेकंड वाली, सेकंड वाली नहीं समझ आई। अच्छा ये मैंने वैसे यहां से एंट्री ली थी, हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये देखें, कहते हैं एन आइटम was included in the at its of rupees due to lower demand. It had a net realizable value of rupees। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट का पता चला है आपको। ये नहीं है कि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही नहीं बनी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर आपको ट्रायल बैलेंसेस के सिर्फ बैलेंसेस बता दे और आगे एडजस्टमेंट बता दे, मतलब अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी ही नहीं है, अभी उसने बनानी है तो उससे पहले ठीक करना है।
यहां पर जब उसने ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया तो मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुका है और उसने इसी तरह से एडजस्ट की हुई थी चीज। अब हमने इनको रेक्टिफाई करना है। क्या हमने रूल पढ़ा हुआ है कि इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और नियर और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज, कहता है आपने इन्वेंट्री को 94,000 से रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री को 94,000। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ सेल का इनवर्स रिलेशनशिप है। ये बात मैंने आपको पहले कि अब आपने कॉस्ट ऑफ सेल को डिटरमिन करने के लिए 94,000 लेस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या रोल है? कॉस्ट ऑफ सेल कैसे डिटरमिन करती है बताओ ना, वगैरह में कौन है? मतलब परचेजेज आगे, सिर्फ परचेजेज कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है, सिर्फ परचेजेज कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है। चलो नेट परचेजेज कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है, नेट परचेजेज में क्या कुछ शामिल? रिटर्न ऐड कर देंगे परचेजेज में, लेस कर देंगे और उसी को रिटर्न कहते हैं। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड उसमें ऐड कर दें, हो गई नेट परचेजेज आ गई, वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बन गई। हाँ अगर क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना हो तो नेट परचेजेज ही हमारी कॉस्ट ऑफ सेल होती हैं। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ सेल का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पे बात सुनो, सपोज कि ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास 70 का, परचेजेस की हुई हैं यहां पर मैंने 300 की, और क्लोजिंग स्टॉक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है 94 का। तो देखो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ गई? 276। जबकि उसने कहा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक 94 का नहीं है, आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो जब इसको मैं 81 करूंगा, देखो भाई बाकी चीजें बिल्कुल ठीक है, जब इसको मैं 81 करूंगा तो यहां पे देखो कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ गई। तो यही बात मैंने आपसे कही है, क्लोजिंग स्टॉक के कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो गई है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्लियर? अब ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड पे क्लोजिंग स्टॉक को कम करना है तो इन्वेंट्री लेस करोगे कितनी अमाउंट से, 94 से 81 पर इन्वेंट्री लेस होगी। मैंने 94 पे रिकॉर्ड की हुई है, एसिड है ये, और उसको 81 पे लेकर आना है तो 13 से लेस कर दो, मतलब क्रेडिट कर दो। तो इन्वेंट्री कहां पे गई हुई थी? कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो डिस्टर्ब हुई है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी 13। अब ये जो इन्वेंट्री है ये है बैलेंस शीट आइटम, कि अपनी बैलेंस शीट करंट एसेट्स में वो जो 94 आपने लिखा हुआ है उसको 81 करते हैं, और ये जो है हमारे पास ये ग्रॉस प्रॉफिट का इफेक्ट है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट में 13 को जाकर लेस कर देना है। ये रहा। ओके, आई होप कि आपको ये वाली एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। अच्छा यहाँ पर देखें तो आपको एक बैलेंस शीट वगैरह बना के दे दी है, लेकिन उसने अब देखें करंट एसेट में ड्राइंग वगैरह हमारे पास आ गई, इस किस्म की सिचुएशन। तो ये हम लोगों ने ठीक करना है इसको, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों ने दोबारा से देखो ड्रॉ अप रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ, इससे पहले आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को तो देखते रहे कि हमारे पास प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। अब आप लोगों ने वर्किंग करनी है कि हमारे पास बैलेंस शीट कैसे जाके ठीक होगी, इन एरर्स का इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट के ऊपर किस तरह से आएगा। क्लियरली शो द एडजस्टमेंट टू एड
और अगर ये प्रॉफिट की बात ना भी करता तो भी प्रॉफिट फाइंड करना था, क्योंकि जब करेक्ट प्रॉफिट नहीं फाइंड करोगे तो कैपिटल में क्या जाके लिखोगे? क्लियर? प्रॉफिट को फिर भी एडजस्ट करना था अगर ये ना भी कहता तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। आपने इसके ऊपर ठीक से वर्किंग करनी है, अच्छे से सोच विचार करनी है। और फिर नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसी ही है कि बैलेंस शीट है और हम लोगों ने वो बैलेंस शीट आइटम्स को ठीक करके दे देना है। ये दो क्वेश्चन आपने करने हैं, 35 एंड 36। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।